Senu Gupta and company employs a team of 8 वर्कर. ओके, तो बेटे कंपनी का नाम क्या है? सेनु गुप्ता. और कितने वर्कर है भाई? 8 वर्कर है. और कितनी सैलरी मिल रही है उनको? 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021. मतलब 20-21 की बात कर रहा है. 20-21 में एक एम्प्लॉय को 30,000 मिल रहा है, वर्कर को 8 वर्कर है. एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22. ओके, अब वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है. द कंपनी रेज द सैलरी टू 10%, यानी कि अब कितने की हो गई बच्चे? 33,000. तो अगर आप कहानी समझेंगे, मान लो जो पिछला साल था वो क्या था? 20-21. और करंट ईयर क्या हो गया मेरा? 21-22. 21-22 में कितनी सैलरी है? 33,000. क्यों दिया हुआ है देखेंगे अभी. ऑन 1 अक्टूबर 2021. क्या मुझे फाइनेंशियल ईयर बता सकते हैं पहले? ये कौन सा है? 21-22. और वो भी 6 महीने हो गए अब. द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ. सर ये तो डेटा ज्यादा आ रहा है. आओ बेटे इसको लिख लेंगे. अभी आप सिर्फ चार्ट से समझना, फिर मतलब ये चार्ट अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पिछला साल था 20-21. 1/4/20. 31 मार्च 21. 8 वर्कर काम कर रहे थे. 30,000 पर मंथ की सैलरी पे. यही थी ना कहानी? और ठीक है सर, ये तो पिछला साल था. करंट ईयर में यही 8 वर्कर की कितनी सैलरी हो गई थी? 33,000 पर मंथ. और सर 2 ट्रेनीज और हायर कर दिए थे 1 अक्टूबर 21 को. 2 ट्रेनी कितने सैलरी पे? 21,000 पर मंथ. जो क्वेश्चन बोल रहा था बस वो मैंने लिख दिया. मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछेगा. ठीक है जी, मुझे बस इतना पता है ये क्वेश्चन ने बताया, इसको हमने फ्रेमिंग कर दी इसकी. ओके, तो सर अब क्या करना है? अब वो नेक्स्ट में लिख रहा है, द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ. 1 मंथ इन एरियर. ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अजीब हो गया. अच्छा, सैलरी मिल कब रही है? पहली तारीख को मिल रही है, लास्ट को मिल रही है? पहली तारीख को मिल रही है. 1 मंथ इन एरियर का मतलब बच्चे की अप्रैल की सैलरी 1 मई को मिल. ठीक है, और क्वेश्चन आगे बता भी रहा है, सो दैट द एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे और पूरा महीना काम कर लो और अगली तारीख जो भी वर्किंग डे आएगी सैलरी मिल. बहुत अच्छी बात है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 21-22. वो कह रहा है भाई 21-22 का पेमेंट कितनी है, खर्चा कितना? क्या पूछ रहा है वो, पेमेंट या खर्चा? खर्चा बोल रहा है. क्या कह रहा है? दैट वुड बी चार्ज टू पीएनएल. आपने मुझे कंपनी का 21-22 का, ये रहा बेटे 21-22. आपने मुझे ये बताना है 21-22 में कंपनी का सैलरी का खर्चा कितना. क्या कहते हो, कितना आएगा? ट्राई करो एक बार, बताइए. अगर मैं वर्कर की बात करूं, 8 वर्कर पे 33,000, ये तो 1 महीने का है. 12 महीने का कैसे निकलेगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अरे सर पेमेंट लेट, भाई पेमेंट थोड़ा ना पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं तो आपसे खर्चा पूछ रहा हूँ. बिल्कुल, आप एक बार बताइए. मैं दोबारा से पूछता हूँ. हाँ ठीक है. 11 महीने क्यों लूंगा, मतलब रीजन? तो पेमेंट है ना. वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मेरे को पेमेंट निकालनी है, मेरे को खर्चा निकालना है. 12 महीने काम करा, 12 महीने का खर्चा. मैं कह रहा हूँ मैंने 1 रुपया भी नहीं करा, तो भी खर्चा यही आएगा. समझ रहे हो? और आप मुझे बताइए ट्रेनीज का कितना? 2 ट्रेनी, सॉरी 21,000. कितने महीने बच्चे? 21,000 6 मंथ्स. ये आपका आंसर है जी पहले वाले का. भैया बात इतनी सी है, खर्चा निकालना है भैया, खर्चा और पेमेंट अलग होता है.
पीएनएल के अंदर खर्चा जाता है कि पेमेंट जाती है? खर्चा जाता है बेटे। कितना आ रहा है? 34,20,000। आ गया समझ? ले रहे? ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चे। सब बच्चों को क्लियर है? सर सेकंड क्या बोल रहा है, आओ देखे। अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग, वो कह रहा है 21-22 में मैंने पेमेंट कितनी की। अब वो खर्चे की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरे को मेरी पेमेंट बताओ मेरे को। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपको टाइम देना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ये रहा 21-22। आप अपना दिमाग लगा के मुझे ये बताओ मैंने पेमेंट कितनी करी। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं खर्चा नहीं पूछ रहा, मैं पेमेंट पूछ रहा। हाँ, 31,14,000। 31,14,000। एक महीना उनका कम करा, एक महीना उनका कम हुआ। सर मैंने भी ये कराया 33,36,000। चलो आंसर बताते जाओ, तेरा कितना है तू बता। 33,66,000। और आपका दोस्त? 31,14,000। 31,14,000। और भी है बच्चों का किसी का आंसर कुछ? ट्राई करो, दिमाग करो, ये भी अकाउंट होना चाहिए। ये तो नॉर्मल पेमेंट कितनी गई कहानी बता आपको, पेमेंट बतानी बस, आपने जेब से पैसा कितना है क्या बस। पेपर में आ जाते बेटे ऐसे क्वेश्चन भी। लिख दे। 31,14,000 आ रहा है। और क्या है पीछे, क्या है बच्चों का, क्या है बच्चा आपका? 31,14,000 देखते हैं एक बार। मेरे समझ में आ गया कि क्या है, तो मैंने एक का कराया, दोनों का नहीं कराया। अच्छा तो दो टेम्पर अच्छा समझ गया, ठीक है, वो एक का कराओ। बट एनीवेज मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। भाई मेरे को खर्चा निकालना है, पेमेंट निकालनी है? पेमेंट निकालनी है, खर्चा नहीं निकालना, खर्चा तो पहले ही होगा। अब अगर मैं आपसे पेमेंट की बात करूं, तो पहले अगर ये 8 वर्कर की बात करूं, ये 8 वर्कर को 33,000 कितने महीने के गए होंगे? 11। क्योंकि सर जी ये जो मार्च का महीना है इसमें तो पेमेंट नहीं गई होगी ना इनको। अप्रैल में देगा। एग्जैक्टली वो तो नेक्स्ट में जा रही है, तो मैं सिर्फ 11 महीने का ही पकड़ूंगा ना बेटा। लेकिन सर हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये 8 लेबर को ये जो पिछला मार्च है वो तो अभी मिलेगा ना, ये कंसिडर करा आपने? और क्या, आप इसका मतलब अक्रूवल को फॉलो ही नहीं कर पा रहे यार। आपने वो माइनस तो कर दिया, क्योंकि वो मार्च की अप्रैल में, और वो जो पिछले साल मार्च है वो अभी जो अप्रैल में मिली वो क्यों नहीं लिया आपने, पेमेंट तो वो भी है जी। तो बेसिकली 8 × 30,000 ये लेबर को पेमेंट हुई है। और रही बात वो 2 ट्रेनी को 21,000 कितने महीने की? 5 महीने। अब आएगा आपका आंसर बच्चे। ओके, समझ आया ना सबको? ये वाली मार्च 2021 की पेमेंट है, जो 21-22 में पेमेंट हुई है आप। 33,64,54,000। क्लियर है जी? ओके, अब बेटा आंसर करेक्ट देना बेटा। 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना है? 31 मार्च 2022 सारी सैलरी पे कर दिया आपने? एग्जैक्टली तो कितनी आउटस्टैंडिंग?
सर जी 8 लेबर पे 33,000 नहीं गई होगी, और 2 लेबर पे, 2 ट्रेनिस पे 21,000 नहीं गया हो मार्च के मंथ। कितना आ गया बेटे? 3 लाख, 3 लाख 6,000। ओके, बताइए क्लियर है? इसमें कोई मैंने आपको नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, ये प्योरली अक्रूवल और पेमेंट बेसिस सब। समझ रहे हो? चलिए, नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए गुड। आइए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें सब एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, मुझे बताइए जो ओनर है उसका नाम क्या है? गांगुली। और हमें क्या बनाना है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। कौन से दिन की बैलेंस शीट? 22, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 21-22, आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो आप देखेंगे ये आपको कुछ दिया हुआ है, ये सारे लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, लेजर के बैलेंस इतने हैं, ये क्या है? ये ट्रायल है क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं है। ट्रायल है? कैसे कैसे पता लगा? अगर वैसे ही ये बराबर होता और क्वेश्चन बैलेंस ना देता, मतलब ट्रायल नहीं है, टोटलिंग नहीं दी, तो ऐसे होता है? हो सकता है ये वाली साइड सारी डेबिट है, तो वो नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट दे रखा है, स्टॉक है, तो सब डिस्टॉर्टेड डेटा है। समझ रहे हो? सिर्फ एक ऐसा नहीं है ना कि ये वाली साइड क्रेडिट बोलूं। अब जैसे इंटरेस्ट रिसीट क्रेडिट है पर कैपिटल क्रेडिट होता है, यहाँ लिख दिया, तो सिर्फ एक लेजर के बैलेंसेस के। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, लेजर के बैलेंसेस जहां जहां जाने हैं वो हमें पता होगा। आइए एक बार देखते हैं। जैसे कि गांगुलीज कैपिटल अकाउंट ऑन 1 April 2021 किधर जाएगा? वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, रेंट, सैलरीज। दुष्यंत सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भेज रहे हो बेटा आप? ठीक है, तो सैलरीज हो गया, ठीक है गुड। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम देना बैंक, ये भी कोई बैंक है क्या? ये बैंक था भाई साहब, देना बैंक एक नेशनलाइज बैंक था, वो बंद हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, कैश विद ट्रेडर्स बैंक, एसेट है ये, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट, एसेट, फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, ड्रॉइंग्स। क्या बात है बेटे, आपको तो सब आता है। वेरी गुड। तो सब जगह डल जाएगा ना ये। अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक बार बेटे, एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है? ओ माय गॉड, ओनली 9 एडजस्टमेंट्स। तो सर ये ज्यादा एडजस्टमेंट है कम है? मतलब ठीक है, हाँ मतलब ज्यादा ही बोलूंगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन ये पेपर में अगर आ जाता है तो 16 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप मुझे बताइए अब क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? बैलेंस पोस्ट कर दूं या एडजस्टमेंट से? तो आइए शुरू करते हैं। एक बार तो फॉर्मेट बनाना शुरू कर दीजिए अपने रजिस्टर में। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट प्रॉपर एक एक पेज से बनाइएगा बेटे। आई मीन ट्रेडिंग थोड़ा छोटा बना लो, बट ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, वर्किंग नोट होता है ट्रेडिंग के नीचे, ट्रेडिंग का भी आ जाए कभी कभी, ऐसे भी कभी। दिक्कत नहीं है। आइए जी, मैं भी साथ ही बनाऊंगा। सुनो जी एक बार।
ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। आइए सर, सबसे पहली एडजस्टमेंट देख, वैल्यू ऑफ द स्टॉक on 31st March is 3,93,000। अभी तक आप जो क्वेश्चन देखते थे उसमें सिर्फ यहीं तक होता था, और आप इसको कहाँ डाल देते थे, एक तो ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस। पर ये थोड़ी सी और आगे बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस इंक्लूड्स goods returned by customer on 31st March to the value of 15,000 for which no entry has been passed in the, क्या बोल रहा है सर, सेल्स रिटर्न हुई थी कितने रुपए की, 15,000 के गुड्स वापस आ गए थे। कौन सी डेट को आ गए थे, 31 मार्च। तो क्या ये 393 में वो वाला स्टॉक गिन चुके हैं, नहीं गिने? हैव यू काउंटेड द स्टॉक एंड तब वो ये डाला हुआ है, या वो 15,000 इस 393 में नहीं है? दिस इंक्लूड्स, मतलब जो स्टोर होता है, गोडाउन होता है, जहां पे गुड्स होते हैं, वहां पर आ गए थे और स्टोर कीपर ने गिनती कर दी थी और उसने बोल दिया 393 का है, तो स्टोर कीपर की गलती नहीं है। गलती किसकी है, अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री नहीं डाली हुई, और जर्नल एंट्री डाली हुई तो कौन सी जर्नल एंट्री डाली हुई, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये जो 15,000 के वापस आए, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास, तो अकाउंटेंट क्या एंट्री डालेगा? जब आप सेल करते हो क्या डालते हो, सेल करते हो तो कैश टू सेल या डेटर टू सेल, और वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। इसका मतलब सर हमने करना क्या है सर, ये नहीं पता लगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, आपने क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज लिखना है 3,93,000, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम सही है। लेकिन जब आप सेल्स लिखेंगे, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है, तो मैं उसमें से सेल्स रिटर्न कितने की दिखाऊंगा, 15,000। और दूसरी बात, जब मैं इधर डेटर्स की वैल्यू लिखूंगा, मुझे नहीं पता कितनी, लेकिन इसमें से कितना माइनस करूंगा, क्योंकि भैया जब वापस आ गया है तो डेटर का बैलेंस भी तो कम करो। क्योंकि जब गुड्स वापस आए, क्या तुमने डेटर का बैलेंस कम करा, नहीं करा? बताइए, क्लियर है बच्चे? अच्छा, ये ऐसी छोटी सी चीज पूछता हूँ, जबरदस्ती की बात है बट आपको ऑब्वियसली डेवलप करेगा। ये हमने पूरा पॉइंट पढ़ा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ये पूरी कहानी पढ़ी आपने 3 लाइन, ठीक है। गुड्स की कॉस्ट क्या है, मुझे गुड्स वापस आए हैं, 15,000 दिख रहा है, और गुड्स का सेल प्राइस, एग्जैक्टली। अभी जो मैंने एंट्री डाली, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दी वैल्यू, ये वैल्यू हमने सोचा ही नहीं कि ये कॉस्ट है क्या है, पर ये क्या था, ये सेल प्राइस था। तो सेल प्राइस के हिसाब से एंट्री तो सही है, पर इसकी कॉस्ट क्या है मुझे नहीं पता। पर मैंने कौन सा इन्वेंट्री में कोई मूवमेंट करी है जो मुझे कॉस्ट जाननी, आप समझ रहे हो? अगर ये क्वेश्चन ये बोल देता कि 393 में ये स्टॉक नहीं है, तो क्वेश्चन को मुझे बताना पड़ता कि मार्जिन कितने का है, जिससे मैं कॉस्ट निकालता और जिससे इन्वेंट्री के अंदर मैं कॉस्ट पे माइनस करवाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पर होती है, इसकी कॉस्ट पता ही नहीं लग रही मुझे पहले पॉइंट पे, पर आपको जरूरत भी तो नहीं पड़ रही, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, इंक्लूड्स। हो सकता है 12,000 की कॉस्ट तो इंक्लूड है उसमें, तो क्या दिक्कत वाली बात, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके, फर्स्ट तू चाहे कैश में से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंसर से वेरी कर जाओगे। अगर कभी कुछ नहीं लिखा होता तो हम जनरली एज्यूम क्या करते हैं, क्रेडिट से बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तेरी, तो कैश को अगर बढ़ा देगा और वो कर देगा, जो भी मूवमेंट करेगा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। पर इंस्टीट्यूट ने क्या माना हुआ है, उधारी की सेल मानी। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज on 1st January 22 for 10,000. Oh my God. परचेज है कितने की भाई? 12,50,000। इसके अंदर 10,000 का फर्नीचर घुसा हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं देखूं तो ट्रेडिंग के अंदर जब हम परचेज लिखते हैं 12,15,500, क्या मुझे लेस फर्नीचर नहीं करना चाहिए? हालांकि अभी और भी चीजें होंगी, परचेज रिटर्न या जो भी है, पर ये माइनस हुआ। और फर्नीचर की वैल्यू में क्या 10,000 ऐड नहीं होना चाहिए था? अब सवाल ये है कि फर्नीचर कितने का दिया हो? कितने का है बच्चे? कौन सी डेट को? 1/4/21। और आपने ये फर्नीचर परचेज कब करा? 1/4/21 को। 1 जनवरी 2022। भाई साहब इसलिए बता रहा हूं आपको डेट, ये जो 10,000 फर्नीचर में ऐड करोगे इस पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन पड़ेगी। 1 जनवरी का एडिशन है ये 2022 का, 3 महीने रह गए बस। और वो जो 9,000 है उस पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन? 12 महीने का। समझ रहे हो आप? अब अगर मैंने बात करी दी है तो अगली लाइन पढ़िएगा, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन 10%। तो क्या मुझे ये करना चाहिए 9,000 में 10,000 जोड़ूंगा, 19,000 पे लगा तो सीधा 10 भाई, डेट भी तो रेलिवेंट होगा। समझ रहे हो? तो आप देखिएगा अब मैं क्या करूंगा बच्चे, बैलेंस शीट में फर्नीचर जो है कितना दिया हुआ है? 9,000 प्लस मैंने जो एडिशन करा, डेट लिख दोगे तो अच्छी बात है, 1 जनवरी 22 को, कितने का? 10,000। और इसमें से एडिशनल में ही डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है क्या अभी माइनस करना है? करना है। और वो आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो ऊपर बैलेंसेस थे डेप्रिसिएशन का लेजर ही नहीं हो। तो आप मुझे बताइए मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? कह सकता हूं 9,000 पे तो पूरा 10%, और 10,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स बच्चे? 3 मंथ्स। कितना आ रहा है? 1150। तो फाइनल बैलेंस आ जाएगा फर्नीचर का 17,850। 17,850 आ रहा है। और पीएनएल में कितना डालू रे? हाँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 115। आई एम सॉरी, नॉट ऑन मशीनरी बट ऑन फर्नीचर। बताइए, क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक। मतलब ये गांगुली जी ने लोन लिया था देना बैंक से। इन द बुक्स ऑफ गांगुली appeared as follow. Can you tell me the opening balance? Can you tell me the closing balance? इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया गया कितने रुपए का? कौन सी डेट को? द लास्ट डे। लोन का बैलेंस कितना चल रहा है? 1,00,000। यहाँ लोन का बैलेंस कितना चल रहा है? 1,00,000। बहुत अच्छी बात है, मैं जस्टिफाइड बात समझ आ रही है कि 1,00,000 का लोन है, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ। ब्याज कितना है रे? मेरा आपसे जनरल सवाल है, 12% किस पे लगा होगा? एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू टेक द लोन ऑन द लास्ट डेट तो उस पर थोड़ा ना ब्याज लग जाएगा। तो 50,000 का 12% 6,000। ठीक है जी? सुनते जाइएगा एक बार, जब जहां डालना है वो बात कर लेंगे अभी। इसी के नीचे आपको दिखेगा इंटरेस्ट पेड। इसका मतलब खर्चा कितने का रिकॉर्ड करा हुआ आपने? 4,500। होना कितने का चाहिए था? 6,000। कितने का और हो जाएगा? 1,500 एक्सपेंस में ऐड कर दूंगा, और 1,500 का आउटस्टैंडिंग। यहाँ तक क्लियर है? गलत है ना? जितना, हाँ एग्जैक्ट, जितना ये प्रोसेस है एकदम सही है। बट अब मैं एक लाइन पढ़वाऊंगा आपको और। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। ओ माय गॉड,
यानी कि हमें तो दिख रहा था 4500 रुपए और हमने मान लिया देना बैंक का ही 4500 है, पर बेटा नीचे एडिशन में लिखा है कि सारा देना बैंक का नहीं है ये, 1500 किसी और का है। किसका? हमें क्या लेना देना? बताएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे, नहीं बताएगा तो होगा किसी को दिया होगा इंटरेस्ट। तो अब आप मुझे बताइए आपका आउटस्टैंडिंग 1500 बैठा या 3000 बैठे? सैड। अरे और ये चीज अगर नीचे वाला नहीं पता होगा तो हम तो 1500 ऐड कर देंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया। अब आप स्टेप बाय स्टेप पहले लोन का बैलेंस लिख दो। 1 लाख रुपए लोन किधर जाना चाहिए, डाल दीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। ₹1 लाख का लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख। ठीक है, अब मुझे सर इंटरेस्ट दिया हुआ था सर, इंटरेस्ट कितने का दिया हुआ था? 4500। बट मेरे को ये पता है कि दिस 4500 इज 3000 प्लस 1500। मुझे नहीं पता ये 1500 किसका है भाई, पर ये 4500 रुपीज का बाइफर्केशन। और पूरा इंटरेस्ट कितना बन रहा था हमारा? 6000 रुपए का। तो आप मुझे बताइए, मैं तो आउटस्टैंडिंग 3000 ही ऐड करूंगा ना सर, क्योंकि हमने 3000 का बुक करा हुआ है, 3000 का नहीं करा हुआ। एंड ऑन सिमिलर लाइंस मैं इधर भी तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000 ही ऐड करूंगा ना। सेटेगा नहीं? क्लियर है ना? पीएनएल मैंने पूरा ले लिया ये, और 3000 का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। ओके, चलिए अगला वाला पॉइंट समझते हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। इसका मतलब क्या है? रॉबर्ट से पैसे लेने। एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने आप सब बच्चों से 20,000 लेने टोटल में। ठीक है, 20,000 लेने, और आपको देने कितने हैं? तो मैं क्या करूं, पहले मैं आपसे 20 लूं, पहले गिनूं 20,000, फिर मैं 10,000 अलग रखूं और फिर आपको 10 वापस करूं, या मैं नेट नेट बोल दूं भाई 10,000 दे देना भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले आपसे 20 लूं, फिर आपको 10 वापस करूं, तो नेट नेट आपसे 10 ही तो लिए मैंने। तो बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, जब एक इंसान मेरे डेटर्स में भी है और एक इंसान मेरे क्रेडिटर्स में भी है, तो जो कॉमन अमाउंट है वो काट दूंगा ना उसको। ठीक है, कैसे करूंगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, डेटर्स थे कितने के? मैं लिखा नहीं था, लिख देते कोई बात नहीं। कितने के डेटर्स है बच्चे? 1,20,000। और मेरे क्रेडिटर्स 74,000। अब तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रॉबर्ट 10,000 से नहीं है ऑलरेडी? क्रेडिटर्स में ही तो है। और क्या इसके अंदर रॉबर्ट कितने रुपए से है? बेटे मैं ये कह सकता हूं ना, भाई मैं नहीं दे रहा तुझे कुछ भी, तू मुझे 10,000 दे दियो, मतलब मैं तेरे को सिर्फ 10,000 से डेटर बना देता हूं ना। आप एक एंट्री समझिए, मैं रॉबर्ट को खत्म कर दूंगा कितने रुपए से? 10,000 से। क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स 10,000। और ये किसी और का लेजर नहीं है, ये रॉबर्ट का ही लेजर है। मैं भाई तेरे को मैंने खत्म कर दिया, उसका अलग अलग लेजर बने हुए थे, काट दिए मैंने आपस में। तो आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली यहां से लेस रॉबर्ट के नाम पे कितना कम हो जाएगा? 10,000। और यहां पर भी रॉबर्ट के नाम पे 10,000 कम हो जाएगा। बट अभी भी रॉबर्ट कितने रुपए से डेटर बना हुआ है? 10,000 हैज टू बी। उसे 10,000 ही तो लेने थे मैंने। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। वो 32 नंबर दिखाना होगा और
हाँ एक एंट्री डाल सकता है, नहीं ऐसी जरूरत नहीं बस, लेकिन डेटर का यहीं पे जैसे दिखाया है तो रॉबर्ट माइनस कर दिया ध्यान में। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चे। अच्छा एक बार पॉइंट नंबर 8 पढ़ना, पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा हो, प्रोवाइड फॉर, वो आपको याद दिला रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक कर लेना भाई, वो नहीं भी बोलता ना तो मुझे चेक करना ही था। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना बस। ये एडजस्टमेंट क्या है, जो हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि इंटरेस्ट लगाना है, तो वो सिर्फ एड ऑन पॉइंट है। ठीक है, तो फालतू की एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 7 अच्छी एडजस्टमेंट है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड represents 1000 from due to delay on their part and the balance is on interest and deposit। अब आराम से देखते हैं एक बार, आपका रिसीव्ड है कितना, 7250, और इसमें से कितना डेटर्स के लिए है, 1000, तो कितना बच गया, 6250। तो इसका मतलब 6250 मैंने किसके ऊपर बुक करा इंटरेस्ट, कहने से इन्वेस्टमेंट, ये लिखा था ना, एंड डिपॉजिट। अब देखते हैं भाई इन पे बनता कितना है भाई। ठीक है, ये तो मैंने रिसीव्ड दिखाया है। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट पे 25,000 का कितना परसेंट, 5%। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं अभी, 25,000 पे 5% कितना हो गया बेटा, 1200। और जो डिपॉजिट्स है उसका क्या करूंगा, 1.5 लाख का कितना परसेंट, 15,000। 1.5 लाख का 10%, 15,000। इसका मतलब कितना हो गया, ये टोटल इनकम है मेरी, जिसमें से आपने बुक कितनी करी हुई है, 6250। सर 7, अरे वो 7,000 दूसरा था वो, 76250, और 1,000 तो डेटर वाली इनकम थी। इसका मतलब आपने कितने रुपए की इनकम अभी बुक नहीं करी है, तो आप 10,000 की अक्रूड इनकम टैक्स बुक करिए और एसेट भी बनाइए आप, क्योंकि मुझे जिससे मिलना है एसेट डेबिट टू इनकम ही तो होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, अभी तो देखिएगा, पीएनएल में बाय इंटरेस्ट इनकम, if I say can I say it's 6250 plus 1000, that is 7250, यही दिया हुआ था ना, प्लस इसमें कर दूंगा मैं अक्रूड इनकम कितना, 10,000, 17,250, और यही अक्रूड इनकम मेरा एसेट भी बन जाएगा बच्चे, कितने रुपए से, 10,000 से। क्लियर है ओके, बस खत्म होने वाले, कुछ लास्ट पॉइंट ही और। अब जरा आप पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, समझ आ रहा है आपको, कुछ करना ही नहीं हो सकता। वो सिर्फ याद दिला रहा था कि भाई भूल मत जाना भाई। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट ना भी हो तो भी मैं तो डालना ही पड़ता है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मेक प्रोविजन। व्हाट डू यू मीन बाय मेक, क्रिएट करना, फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ ऑन द बैलेंस ऑफ सन्डी डेटर्स, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर डिपॉजिट। ठीक है, हम दिमाग लगा भी नहीं थे, डिपॉजिट में तो कुछ ऐसा प्रोविजन का बोला भी नहीं। लेकिन आइए जरा देखते कोई प्रोविजन बना हुआ है क्या ऑलरेडी, दिख रहा है क्या, नहीं है, तो बहुत ही आसान है सर। डेटर की वैल्यू, उसके ऊपर कितना बना देंगे, 5%, पीएनएल में चला जाएगा, ओपनिंग 0 होगा, जो बनाऊंगा, जो क्लोजिंग आएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, आइए अब एक बार डेटर्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं, पहले वैल्यू कितनी है डेटर्स की। अच्छा जी, 95,000। ठीक है, अब एक बार समझिएगा बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा ओपनिंग प्रोविजन क्या है, 0। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे क्रिएट कितना करना है, 5% ऑफ 95,000, दैट इज
4750, क्या बता सकते हैं क्लोजिंग कितना आ जाएगा? ये तो भैया जो क्रिएट करा उसको पीएनएल में भेज, और जो क्लोजिंग है उसको बैलेंस शीट में माइनस कर दो। यही तो सीखा था। दैट मीन्स लेस कर दूंगा 4750, कितना आ रहा है बच्चे? आई एम सॉरी, 90250, एंड पीएनएल में डाल देंगे 4750। मुझे बताइए सारी एडजस्टमेंट क्लियर है? अब क्वेश्चन आपके पास है जी, मैंने नहीं डालना कुछ भी। आपके सामने ये सारे के सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, डाल दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजिए, पीएनएल निकाल दीजिए और मैच कर दीजिए। एक एक बार डालना है सब चीजों को, डाल दो बेटे रेलिवेंट जगहों पे। हाँ जी बच्चे। कौन सा वाला? 7,250 था, उसमें 10,000 ऐड कर दो इनकम में, और 10,000 का एसेट दो, अक्रूड इनकम। ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ट्स जो होता है बच्चों डायरेक्ट होता है, ट्रेडिंग में जाता है, आउटवर्ड्स कहा जाता है पीएनएल। कहीं पे कोई तो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डाउट को बच्चे पूछना नहीं है, मतलब ऐसे ना सोचना क्या डाउट है पूछना तो बच्चे। मैं 10 मिनट बाद में तो ऊपर भेजना, क्लास चल रही है 10 मिनट बाद। ठीक है हाँ, अभी जब मैं बोलूंगा ना तभी भेजना, कैमरे में जब आ रहे होंगे ना देख लेंगे तब कैसे।
डिपॉजिट करा एसेट है यार, तेरे को इंटरेस्ट मिला था उसको 10% ऑन और लिखा भी है डेबिट, मतलब तो एसेट ही है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट ये एसेट है वो मैं मतलब तुम चलो एसेट है पर वो इसके अंदर ऐड वो के नाम से तो जैसे कोरियर चार्जेस और वो होते हैं ना पोस्टल फायर इंश्योरेंस पीएनएल में जाएगा तो डेबिट साइड खर्चा है मेरा, फायर इंश्योरेंस डेबिट साइड हो गया, बैलेंस शीट मैच हो गई, वेरी गुड। हाँ ओ एक बार मैडम से पूछता हूँ ग्रॉस रोड जब ठीक है होगा, ग्रॉस रोड कितना है बच्चा आपका? 2,79,500। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे? 71,500। ओके क्या होगा, तेरा लॉस आएगा क्या? गांगुली जी नाराज हो जाएंगे हाँ
नेक्स्ट बजेगा। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीज होना चाहिए भाई देख, ये भी डिस्कशन होती है। 16 नंबर का है तो 15 मिनट होते हैं, नहीं आधा घंटा, सॉरी। हाँ देखो जी, पूरा पेपर आपको 100 मार्क्स का 3 घंटे में करना है ना। 3 घंटा मिलेगा 100 नंबर, तो 1 घंटे में कितना, 33 नंबर, 1/3। 1 घंटे में 33 नंबर, तो आधे घंटे में 16 नंबर। इस तरीके से स्पीड अभी मॉड्यूलेट भी करें। 16 नंबर वाले को आधे घंटे में, 8 नंबर वाला 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, ऐसे चलता। 1,000 का फर्क आता है। 1000। एसेट ज्यादा आ रहा है। नहीं, पहले तो मैं ड्रॉप आउट करता, तो एक मिनट डाला था, बड़ी लाइन है ना ये। दिखाओ एक बार आंसर, वैसे पोस्ट कर दिया बच्चों ने सबने। एक बार आंसर दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग तो 279,500, पीएनएल 70,500। आ जाऊंगा इस पे एक बार अभी। बैलेंस शीट में 7,28,000 आ रहा हो गई। पहले क्या दिखाऊं बच्चे, ट्रेडिंग हो गया सबका। ठीक है, पीएनएल देख लो। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ट्रेडिंग हो गया तो पीएनएल देख लीजिए प्लीज। पीएनएल आ गया बच्चों का, या भी पीएनएल पे ही हो। 70,500 आ गया पीएनएल। कितने बच्चों का पीएनएल आ गया? ठीक है, अभी पीएनएल कर रहे हैं बच्चे। करो करो पीएनएल। हमेशा साथ होता है भाई, तेरे को नहीं तो पता कैसे लगेगा। एडजस्टमेंट एक वहां जा रही है, एक वहां जा रही है, समझ रहे? फिर तू जब ट्रायल भी है, जो आता जाएगा तो तू वो करेगा ना। अब तू अगर बार बार ट्रेडिंग के लिए ढूंढेगा, फिर पीएनएल के लिए हो तो बार बार हो। तो जो कर रहे हो साथ साथ उसी टाइम। बैलेंस शीट दिखाऊं? सर एक मिनट आप, सर एक मिनट, हाँ एक मिनट फर्क आ रहा है।
रुक जाए एक मिनट, टोटल बता दे इसमें 13 Yes, sir. 393 stock. Opening at 234 opening stock. Purchases. हाँ मिल गया, बिल्कुल कर दिया। सर ये अमाउंट एक और कॉलम जो बना रखा है भी बना यार जरूरी नहीं है, बट देख एक इनर कॉलम होना चाहिए, नहीं तो अगर सारे ही आउटर में तो जा ही नहीं सकता, नेचुरल बात है। लाइन डाल ले चाहे ये वाली डाल दे, लेकिन ऑब्वियसली अंदर उसके बाहर ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। हो गया, ट्रेडिंग बन गया है ना, पीएनएल बन गया बच्चों का। 70,500 बैलेंस शीट देख लो अब एक बार बच्चे। और सब आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी कैसा भी सारे का सारा कर सकते बड़ा जल्दी भाई 27 लाख का लॉस क्या होगा? ठीक हो गया। 27 लाख का। तो ये इतनी तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितने का लॉस हो जाता है। ज्यादा लॉस बाद में बोलेगा इतना लॉस आ गया। है जी, एक बार मैं बोल दूं क्या एसेट को? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे, बस क्लोज कर दो बेटा इसको। सर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में किया है, कहीं पे हमने ऑप्शन नहीं प्रेस नहीं किया, ना तो टोटलिंग नहीं करी है, ना तो दो अमाउंट छोड़ दिए हैं, तो उसके जो मार्जिन होते हैं स्टेप वाइज मिल जाते हैं। स्टेप वाइज मिल जाते हैं, पर इंस्टीट्यूट अगर आपने जैसे इजी पॉइंट है गलत करा तो ज्यादा नंबर काटेगा। अब ये समझना बेटे, वो पेपर जब चेक करते हैं ना तो पास करने के लिए नहीं करते, फेल करने के लिए करते हैं। स्कूल में एकदम होता है कि मैडम को होता है कि चलो बच्चा पास कर दो, आईसीआई को होता है बच्चा फेल कर दो। इंस्टीट्यूट नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करके बिल्कुल होगा। अलग अगर अगर आपने जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी होती, पेपर में सॉल्व होना बहुत टफ होता है, क्योंकि उस समय एकदम पैनिक भाई, ये नया सवाल पढ़ने का दिमाग नहीं चल पाता उसमें। हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतना कवरेज होना चाहिए कि वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं और उससे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ 3-4 बार, 2-3 बार तो कम है यार, एक बार तो तुम अभी कर लोगे और जरा एंड में 1-2 महीने पहले 2 बार रिवाइज होता है, अभी भी होगा, 4 बार तो आराम से हो गया बच्चों का। चलिए, तो मेरे हिसाब से बच्चे इधर तक रखते हैं, और फाइनल अकाउंट जो है आप सारा का सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास पे अब हम लोग नया चैप्टर करेंगे, ठीक है जी। एनपीओ लग रहा है मुझे, सीएमए का एनपीओ है ना, तो पहले सीएमए वाले टॉपिक कॉमन टॉपिक लेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।